नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा युवा लेखकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा जो युवा लेखक है, उभरते हुए युवा लेखक, उनको एक सलाह देने के लिए एक योजना शुरू करी है। वो शुरू की है इन्होंने युवा पीएम योजना। युवा पीएम योजना, ध्यान रखना दोस्तों, इसका नाम है युवा पीएम योजना। इस योजना के बारे में देखते हैं। ये ध्यान रखना, पीएम युवा योजना, युवा उद्यमिता विकास अभियान, इसका ये युवा उद्यमिता विकास अभियान, प्रधानमंत्री युवा योजना और युवा पीएम। और वैसे इसका नाम है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल अथॉरिटी, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल अथॉरिटी, ध्यान रखना दोस्तों। और इसका जो उद्देश्य है, देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, इसका उद्देश्य है दोस्तों, देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना दोस्तों, बढ़ावा देने के लिए। और इसमें 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते हुए लेखकों को इसमें शामिल किया जाएगा, राइट दोस्तों। और इसका जो कंट्रोल करेगा, कार्यान्वयन करेगा, वो एजेंसी है राष्ट्रीय बुक न्यास, नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट, ध्यान रखना, नेशनल बुक ट्रस्ट इसका क्रियान्वयन करेगा और इसको कंट्रोल करेगा। और इसमें केंद्र प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें से 75 लेखकों का चयन होगा, जिसमें से 75 लेखकों का चयन होगा। और इसके लिए आवेदन अगर कोई करना चाहता है तो वो 1 जून से 31 जून तक आवेदन कर सकता है। 1 जून से 31 जून तक इसके अंदर आवेदन वो कर सकता है। और मेंटरशिप के तहत उसको 6 महीने की अवधि में 50,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, 50,000 रुपए प्रतिमाह उसको दिए जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, युवा पीएम योजना, युवा उद्यमिता विकास योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, और इसका जो नाम है वो है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल अथॉरिटी। ऑथर, सॉरी, ये अथॉरिटी नहीं है, ये है ऑथर्स, ऑथर्स, ठीक है, ऑथर्स लिख देता हूं मैं, राइट, ऑथर्स, लेखकों के लिए ये है, राइट। तो ध्यान रखना, संस्कृति मतलब पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसमें प्रतियोगिता के तहत 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। 1 जून से 31 जून तक इसमें आवेदन होगा। और मेंटरशिप के तहत इसमें 6 महीने की अवधि तक 50,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक के ऊपर हाल ही में 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस बैंक के ऊपर ऑटो ऋण के अंदर कोई कमी पाई गई थी, उसके अंदर कमी पाई गई, उसके लिए इस पे जुर्माना लगाया। वो बैंक है दोस्तों आपका HDFC, ध्यान रखना, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ध्यान रखना दोस्तों, ये चारों बैंक है और इन चारों बैंकों को जो लाइसेंस दिया था आरबीआई ने, पहला लाइसेंस 1993-94 में इनको दिया गया था। उस टाइम पे क्या थी दोस्तों, भारत में उदारवादी नीति आई थी, इसके पहले उदारवादी नीति के तहत पहली बार लाइसेंस इनको दिया गया था। ICI मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एक्सिस मैंने आपको बताई थी दोस्तों, एक्सिस बैंक का पुराना नाम था UTI। 10 करोड़ का जुर्माना लगाया दोस्तों, वो लगाया HDFC के ऊपर, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर। अब क्यों कराए, कुछ तो कराई होगा इसने, जब भी तो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अब वो ध्यान रखना दोस्तों, 10 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया वो ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में पाई गई कमियों के लिए,
ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में पाई गई कमियों के लिए। अब ऑटो ऋण विपणन के लिए इसने एक एग्जाम कराया, एग्जाम के तहत इसने उसके विपणन के लिए, बिक्री के लिए, विपणन और बिक्री के लिए कुछ इसमें कमी पाई गई, तो उसके तहत इस पर कार्रवाई है। वो कार्रवाई जो है वो हुई है अधिनियम 1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन के लिए इस पर कार्रवाई हुई है। बैंकिंग विनिमय, ध्यान रखना, बैंकिंग विनिमय अधिनियम, बैंकिंग एक्सचेंज एक्ट 1949, एक्ट 6(2) और एक्ट 18(8), राइट। ध्यान रखना, उसके उल्लंघन के लिए 10 करोड़ का जुर्माना इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 to 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक ऐसे लेखक है जो किसी ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में रहते हैं, कंट्रोवर्सी में रहते हैं। इनकी बुक भी थी मिडनाइट चिल्ड्रंस, उसके लिए भी काफ़ी फेमस हुए थे ये, और काफ़ी मतलब विवादों में रहे थे उस बुक के लिए भी। उनका नाम समझ गए होंगे, इनका नाम है सलमान रुश्दी, ब्रिटिश इंडियन लेखक सलमान रुश्दी, ध्यान रखिएगा, इनका ब्रिटिश इंडियन लेखक सलमान रुश्दी। और ये सलमान रुश्दी, ध्यान रखना, ऐसे 2003-2020 लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, ध्यान रखना। और सलमान, इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि उनके काम को गलत समझा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इस पुस्तक के अंदर बताया गया है, राइट। ध्यान रखना, सलमान रुश्दी, बाकी कुछ खास नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट निरागोंगा ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट निरागोंगा ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, हाल ही में ये महाद्वीप थोड़ा सा फट गया है और काफ़ी समय के बाद फटा है, और ये जो है ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये ज्वालामुखी है। और ये देख सकते हैं आप, ये ज्वालामुखी किस तरीके से फटा है और काफ़ी नुकसान वगैरह भी हुआ इसमें। और ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसमें ये आखिरी बार विस्फोट हुआ था 2002 में, ध्यान रखना। और ये साउथ अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, कांगो के अंदर ये है, ध्यान रखना दोस्तों। और कांगो के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर आप देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा, राइट। और ये विरुंगा नेशनल पार्क के अंदर स्थित है, विरुंगा नेशनल पार्क के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। कांगो, साउथ अफ्रीका के कांगो गणराज्य के अंदर। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है ब्राज़ीविल, ध्यान रखना, इसकी राजधानी ब्राज़ीविल, और इसकी मुद्रा है कांगोली फ्रैंक। इसकी मुद्रा ध्यान रखना दोस्तों, इसकी मुद्रा है कांगोली फ्रैंक, राइट। तो कौन साउथ अफ्रीका के अंदर है, ये कांगोली लोकतांत्रिक गणराज्य के अंदर है। और आखिरी बार विस्फोट जिसमें हुआ था वो हुआ था 2002 में, और विरुंगा नेशनल पार्क के अंदर ये स्थित है, राइट। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी परिषद ने कोविड-19 पर कर छूट की जांच के लिए समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? दोस्तों, जीएसटी आप जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये कब लागू हुआ था दोस्तों? 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था, जीएसटी को, राइट। ध्यान रखना दोस्तों, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी एक थीम भी है, वन नेशन एक देश एक राष्ट्र एक कर, एक राष्ट्र एक कर, ये इसका विषय है, राइट। और इसकी जो मीटिंग होती है उस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं? परिषद की अध्यक्षता वो करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखना, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और अगर केंद्रीय वित्त मंत्री नहीं हो तो इसका पदेन जो अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो होता है इसका कौन? केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, वो होता है केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री। कौन है भी? अनुराग ठाकुर, राज्य वित्त मंत्री, राइट। समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? और ये जो बनाया गया आपके मेघालय के मुख्यमंत्री, मेघालय के मुख्यमंत्री, ध्यान रखना। इनका जो नाम है दोस्तों वो है कनराड संगमा,
ध्यान रखना, इनका जो नाम है वो है कॉनराड के संगमा, कॉनराड के संगमा। कॉनराड के संगमा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं आदित्यनाथ योगी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मिजोरम के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है जोरामथंगा, जोरामथंगा, ध्यान रखना, जो है उनका नाम है जोरामथंगा। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जोरामथंगा, राइट, जोरामथंगा। आइए दो देखते हैं इसके बारे में। ये हैं आपके मेघालय के चीफ मिनिस्टर, इनको बनाया गया इसकी जांच के लिए समिति का अध्यक्ष, और समिति जो बनाएगी इसके अंदर हैं 8 सदस्य और इसके अध्यक्ष हैं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा। कॉनराड के संगमा इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों, ध्यान रखना, कॉनराड के संगमा इस समिति के अध्यक्ष। और जो लगता है जीएसटी, जैसे घरेलू टीके तो उस पर 5%, कोविड दवाएं उस पर 12%, सैनिटाइजर अल्कोहल वाला उस पर 18% जीएसटी लगता है। अब जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक है, छूट की आवश्यकता की जांच, मतलब कहने का मतलब है जो भी कोविड से संबंधित चीजें दी जाती हैं, जैसे कि टीके हों, सैनिटाइजर हो या अदर कोई दवाई हो, उसमें छूट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसकी जांच करेगी समिति। और उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मेघालय के मुख्यमंत्री, ध्यान रखना। तो ये आवश्यकता की जांच करेगी, छूट की आवश्यकता की जांच, मतलब छूट की आवश्यकता है कि नहीं है, क्या होगा इससे और क्या नहीं होगा, बेनिफिट वगैरह पूरा, क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा, पूरा जांच करके रिपोर्ट बताएगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आईपीएल 2021 को किस देश में दोबारा शुरू किया जाएगा। आईपीएल 2021 अभी आपको याद है कैंसिल कर दिए गए थे, अब ये शुरू किए जाएंगे यूएई में दोबारा, यूनाइटेड अरब एमिरेटीज दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेटीज दुबई। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में, बताया था आपको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये कहाँ आयोजित की जाएंगे दोस्तों, यूएई में। ये शुरू होंगे आपके सितंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर में ये 2021 यूएई में दोबारा से इनका आयोजन किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया। देखो तटरक्षक, आपको याद है मैंने भारतीय नौसेना के जहाज बताया था आपको, आईएनएस राजपूत। देखो अगर भारतीय नौसेना को होता है तो आईएनएस होता है, इंडियन नेवल शिप, और अगर तटरक्षक होता है तो होता है आईसीजी, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, राइट। भारतीय तटरक्षक बल जो है इसको कमीशन किया है, इसको ये है इसका नाम आईसीजे सजग, ध्यान रखना, आईसीजे सजग कमीशन, मतलब इसको शामिल किया गया। इसको शामिल जो करा है वो करा है अपने यहाँ के अजीत डोभाल है, सुरक्षा सलाहकार है अपने अजीत डोभाल जी ने इनको कराया, अजीत डोभाल, राइट, इसको कराया अजीत डोभाल ने। देखिए ये आईसीजे, इसकी शिप है भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी सजग। ये अपतटीय गश्त पोर्ट है, मतलब एक पोर्ट, पेट्रोलियम पोर्ट है, मतलब पेट्रोलिंग पोर्ट, पेट्रोलियम शिप है, ये पेट्रोलिंग शिप है, मतलब गश्तीय पोर्ट है। और राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सॉरी, इनको नाम दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसको कमीशन किया है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने इसको कमीशन किया है। और इसका मुख्यालय, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। आईसीजी सजग, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सजग, ये एक पेट्रोलिंग, मतलब पेट्रोलिंग गश्त पोर्ट है, पेट्रोलिंग शिप है। नेक्स्ट देखिए, विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। देखो दोस्तों बहुत डे आते हैं, सारे डे आपको याद रखने की आवश्यकता है, मैंने पहले ही बताया था, गिने चुने डेज याद रखो, वही ध्यान रखो। जब आप, मेरा तो काम है पूरे पढ़ाना, मैं तो आपको पूरे पढ़ाऊंगा, लेकिन आप डे वही याद रखना जब आपका एग्जाम हो, एग्जाम के 3 महीने आगे और 3 महीने पीछे के डेज, बस। उसके अलावा ऐसे फेमस डे जो फेमस में।
1 जून, ध्यान रखना 1 जून विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, राइट, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। इसका विषय ध्यान रखना पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिर था। और 2001 में ये शुरू हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा 2001 में ये शुरू हुआ था विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, राइट। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, इसका उद्देश्य है लोगों को पोषण स्वास्थ्य संबंध में प्रोत्साहित करना, लोगों को पोषण स्वास्थ्य संबंध में प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, राइट। दुग्ध दिवस कब आता है दोस्तों? 1 जून को। नेक्स्ट देखिए, पॉल स्लूटर किस देश के प्रधानमंत्री थे? पॉल स्लूटर किस देश के प्रधानमंत्री थे? और हाल ही में इनका क्या हो चुका है दोस्तों? हाल ही में इनका निधन हो चुका है। ये डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ध्यान रखना डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और नॉर्वे की राजधानी दोस्तों, नॉर्वे की है ओस्लो, नॉर्वे की ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, और अमेरिका की जानते हैं आप लोग दोस्तों। इन तीनों की मुद्राएं दोस्तों क्रोना, ध्यान रखिएगा इन दोनों की मुद्रा है क्रोना। कोपेनहेगन, राइट। और इनका हाल ही में निधन हो चुका है, ध्यान रखना इनका नाम है डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री, इनका नाम है दोस्तों पॉल स्लूटर, राइट। 1982 से 1993 तक के देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 1982 से 1993 तक, 1982 से 1993 तक प्राइम मिनिस्टर रहे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस संगठन के द्वारा डिफेंडर 21 वॉर गेम्स शुरू किए गए? ये का आप बोल सकते हैं एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है, एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है नाटो द्वारा अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का। और ये शुरू कराया किसने? नाटो ने, ध्यान रखने ना दोस्तों, नाटो। इसकी फुल फॉर्म भी है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो, राइट दोस्तों, ध्यान रखना नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949। इसका मुख्यालय ध्यान रखना दोस्तों बेल्जियम है, इसका मुख्यालय दोस्तों बेल्जियम है। यूएनओ आपको बताया था, एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और WTO, राइट। तो ये नाटो ने करा था। और इसके बारे में और देख लेते हैं, ये देख सकते हैं आप, नाटो कंडक्ट्स स्ट्रीट फील्ड डिफेंडर 21 वॉर गेम्स, राइट, वॉर गेम्स। और नाटो ने कराया, और ये वॉर गेम्स ये बोल सकते हो आप सैन्य अभ्यास है। नाटो की क्षमता का परीक्षण होगा, इसमें नाटो की क्षमता का परीक्षण होगा। और ये 30 देशों के सैन्य संगठन की प्रतिक्रिया का अनुकरण करने के लिए उद्देश्य से इन खेलों का आयोजन किया है। 30 जो देश हैं उनकी संगठन की प्रतिक्रिया को अनुकरण करने के लिए ये इन खेलों का आयोजन किया गया है। याद रखना दोस्तों, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये थे आपके 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 जानकारी के साथ। मिलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।